तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो है मेनली जो आज हमारी ये क्लास आई थिंक 13th क्लास है। हाँ जी। पॉलिटी की ये 13th क्लास है और आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो हम सेकुलर नेचर को पढ़ेंगे कि भारत का जो नेचर है वो सेकुलर क्यों है। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष वाला कंसेप्ट है इसको आज हम पढ़ेंगे एक तो, ठीक है। साथ में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स का, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 32 है, इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक फैक्ट हम और पढ़ेंगे आज, वो है रिलीजन से रिलेटेड राइट्स। 25 से लेकर 28 एक ये वाले राइट पढ़ेंगे कि राइट टू रिलीजन में क्या क्या इंक्लूड होता है। और साथ में हम देखेंगे आज 29 और 30 जो माइनॉरिटी के राइट है, कि राइट टू माइनॉरिटी। जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनके लिए क्या क्या राइट है उसको आज हम कवर करेंगे। प्लस इसको शुरू करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं छोटा सा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, मुझे बताओ। आर्टिकल 21 हमने कल पढ़ा था, ये क्या कहता है? सर राइट टू लाइफ वाला ना। हाँ जी, जिसे राइट टू लाइफ। पर्सनल लिबर्टी होती है। हाँ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब ये आर्टिकल, इन फैक्ट इन शॉर्ट बहुत अच्छे से अगर हम क्लियर फॉर्म में समझे तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, हमें ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया, ठीक है, राइट टू लाइफ में, कि स्टेट जो है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, सरकार जो है, किसी भी पर्सन का जो है वो इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकती। मतलब किसी भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, ये राइट कभी नहीं जाएगा। चाहे आप इमरजेंसी लगा देते हो फिर भी हर एक लोग को, हर एक पर्सन को जीने का अधिकार है। ये इस कंसेप्ट में कहा गया। अब इसमें दो प्रोसीजर को हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है एग्जाम के लिए, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा है, इसमें जो हमें दूसरा कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों कंसेप्ट इस आर्टिकल के साथ लिंक करते हैं। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि पहले यहां पर, मतलब इसमें यह कहा गया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें ना स्कोप थे। अब पार्लियामेंट को ये लगा, जब जब 1950 में अगर हम बात करें यहाँ पे, जब ये ओरिजिनली बना तो इसमें स्कोप ओपन था एक 1950 में, और उसके तहत ये था कि पार्लियामेंट कानून बनाकर फंडामेंटल राइट्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो एक केस हुआ था, गोपलन केस, गोपालन केस भी कह सकते हैं हम इसको, 1950 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो यहाँ पर, जो ये आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए नहीं है। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी कार्यकाल वाली बॉडी सरकार होती है, लाइक अगर प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देती है, उस केस में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अप्लाई नहीं होगा। ये एक बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया। उसने कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब जो है संविधान में वो ये है कि ये लेजिस्लेटिव एक्शन, जो एग्जीक्यूटिव, सॉरी लेजिस्लेटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव जो एक्शन होगा इसके अगेंस्ट नहीं होगा। ये सिर्फ आपको तभी अप्लाई होगा अगर कोई लेजिस्लेटिव है, मतलब अगर कोई कानून बनाया गया और वो इफेक्ट कर रहा है। पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो वो हो गया लेजिस्लेटिव, कानून बनाने वाली पावर। वो कानून अगर ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इफेक्ट कर रहा है, आर्टिकल 21 को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है।
लेकिन अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, फॉर एग्जांपल एक सरकार ने कोई ऑर्डर निकाला और उससे फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन यहां पर इंक्लूड नहीं है। और इस प्रोसीजर को कहा गया यहां पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कि यहां पे ये क्या क्लियर होता है कि कानून बनाकर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो क्या है, यहां पे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 को थोड़ा सा चेंज या इफेक्ट किया जा सकता है, ऐसा इस केस में कहा गया। ये समझ आ गया? हाँ जी। अब उसके बाद यहां पे दूसरा कंसेप्ट आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इस केस में क्या हुआ, यहां पे देखो यहां पर क्या कंसेप्ट अप्लाई हुआ। 1978 ये दूसरा केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम है मेन का केस। ये मेन का केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पर वर्डिक्ट दिया गया वाइडर। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया रिगार्डिंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जब किसी ने चैलेंज किया तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि अगर कोई सरकार एक्शन ले रही है या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन या कि पार्लियामेंट कोई एक्शन ले रही है, वो दोनों ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है, अगर वो हमारे मौलिक अधिकार जो है उनको इफेक्ट कर रहा है आर्टिकल 21 के अंडर। जैसा फॉर एग्जांपल है कि राइट टू प्राइवेसी है। अब राइट टू प्राइवेसी के लिए क्या था, आधार बिल लेकर आए थे। अब आधार बिल कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को इफेक्ट कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो कहा कि इसमें अगर सरकार ध्यान रखती है कि राइट टू प्राइवेसी को कंसर्न में रख रही है तो ये एक्ट अच्छा है। अब अगर मान लीजिए कि ये इफेक्ट कर रहा होता तो ये एक तरह से लेजिस्लेटिव एक्शन था, लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ऑर्डर निकलेगा तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो गया। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही जो है वो चैलेंज किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो आर्टिकल 21 को इफेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 21 को इफेक्ट करने का मतलब हो गया कि जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा कानून निकाल दिया, ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिससे हमारा जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, जैसा फॉर एग्जांपल लाइवलीहुड हो गया, हम लोग की प्रिवेसी हो गई, या हेल्थ और शेल्टर से रिलेटेड हो गया, तो वो चीज़ अगर इफेक्ट हो रहा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और बोथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ऑर्डर यहाँ पर जो है वो चैलेंज होंगे। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? हाँ जी सर। ये है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो दूसरा यहां पर आया है इसको बोला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो पहले वाला कंसेप्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जो है वो ब्रिटिश कंसेप्ट है, या फिर हम इसको ब्रिटिश में मतलब ब्रिटिश ओरिजिन है, लेकिन हमने इसको जापान से ही लिया है। जापान के पास इस तरह से प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया है। ये दोनों भी याद रखना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फ्रॉम यूएसए एंड जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो जो है वो आपका ब्रिटिश का जो है वो बना हुआ है। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 25 से लेकर 28, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर हमने बात की है राइट टू रिलीजन की। राइट टू रिलीजन के कंसेप्ट में जो हमें याद रखना है वो ये सेकुलर नेचर। ये जो सेकुलर वर्ड है ये प्रेम्बल में 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी हमारी उससे ऐड किया गया था। इससे पहले नहीं मेंशन था संविधान हमारे प्रेम्बल में, ठीक है। और सेकुलर का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो संविधान है, वो हमारी जो सरकार है वो एक धर्मनिरपेक्ष है, और ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, सारे धर्मों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां पर हम जितने भी हमारे धर्म हैं उन सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है, स्टेट यानी कि सरकार, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, और हम सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हो गया इंडिया का कंसेप्ट। भारत में जो है वो इस तरह से कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है कि हम सभी धर्मों को एक्सेप्ट करते हैं। नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब हो गया कि स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रही। स्टेट ने कहा कि सरकार अलग और रिलीजन अलग, रिलीजन का और सरकार का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हुई वो इस कंसेप्ट को फॉलो करती है। उन्होंने कहा कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन भारत में यहां पर कंसेप्ट फॉलो किया जाता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। अब यहां पर जो आर्टिकल जुड़े हैं इससे इससे रिलेटेड उनको हम पढ़ेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, और ये अभी इसलिए भी है क्योंकि ये न्यूज़ में चला है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कहा गया था फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन। पहला कंसेप्ट हम समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन का मतलब क्या हो गया कि ये मेरी मर्जी है, मैं भगवान को किसी भी रूप में मान सकता हूँ, मैं भगवान के साथ किसी भी तरह का संबंध जो है वो रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक भगवान मेरे लिए भगवान है, भगवान मेरे लिए दोस्त है, ठीक है। इस तरह से बहुत इजी वे में समझना कि मैं किसी भी तरह का रिलेशन जो है भगवान के साथ बना सकता हूँ। मैं भगवान को गुरु के रूप में मान सकता हूँ, मैं भगवान को दोस्त के रूप में मान सकता हूँ। जैसा इसलिए इसके लिए कहा भी जाता है कि अपने मन की श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान तो हर रूप में एक्सेप्टेड है। फिर उसके बाद 26 आर्टिकल ये कहता है यहाँ पे कि ठीक है, इसमें ही दूसरा फैक्ट जो पॉइंट आता है, 26 नहीं होगा अभी। ये तो हो गया फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन। फिर उसके बाद कह रखा है यहाँ पर कि फ्री प्रोफेशन। अब इसको प्रोफेशन नहीं समझो, यहाँ पे इसको समझो प्रोफेस से, कि अगर मैं भगवान, सपोज दैट मैंने भगवान जी को मान लिया कि भगवान जी जो हैं वो मेरे दोस्त हैं। फिर इसमें मुझे ये कहा गया कि मैं पूरा फेथ रख सकता हूँ उसमें, ये मेरा राइट है कि मैं पूरा फेथ प्रोफेस कर सकता हूँ उसको। जो चीज़ मैंने मानी है उस चीज़ को मैं जो हूँ वो ओपनली फ्रीली बोल भी सकता हूँ। प्रोफेस के बाद प्रैक्टिस। जो चीज़ मैंने कही मैं उसको प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। उसके लिए रिचुअल्स, वर्शिप, अगर मैंने कहा कि भगवान मेरे लिए गुरु है, तो सेम एज इट इज़ लाइक जो मेरी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको फॉलो भी कर सकता हूँ, मैं वर्शिप कर सकता हूँ, ठीक है, मैं रिचुअल्स उसके रिगार्डिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। ये सभी मेरे पास राइट रहेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रोपगेट। प्रोपगेट करने का मतलब क्या हो गया, इसमें सिंपल अगर हम इसको भाषा में समझे, अपने रिलीजन का प्रचार। सपोज दैट कि मैंने कहा कि मेरे लिए जो है वो गुरु ही भगवान है। अब वो विचार से मैं अपने किसी दोस्त को भी ये कह सकता हूं कि भाई तू भी एक बार ट्राई करके देख, तू भी एक बार इस विचारधारा को मान कर दे कि गुरु ही भगवान है। तो वो चीज का कंसेप्ट आता है यहां पे। ये समझ आ गया। हाँ जी सर। लेकिन यहां पे एक कंसेप्ट अप्लाई होता है। वैसे तो तीन कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होते हैं। पहला है पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, याद रखना पब्लिक ऑर्डर।
मोरालिटी और हेल्थ। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि प्रैक्टिस के लिए, सपोज दैट प्रैक्टिस से रिलेटेड एक कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे, कि भगवान जो है, हमने कह दिया कि ये भगवान है हमारे, लेकिन अब वो भगवान जी की जो मूर्ति है या भगवान जी का जो मंदिर है वो एक ऐसे रीजन में लोकेटेड है जो रिस्ट्रिक्टेड है। उस केस में क्या मुझे वहां पे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? या मान लीजिए एक और इजी वे में समझते हैं, जैसे कि अभी देखते हैं ना, अमरनाथ यात्रा निकलती है। तो हाँ जी सर। अमरनाथ यात्रा अगर हम बात करें प्रैक्टिस के फॉर्म में, तो ये सबका राइट है। राइट टू रिलीजन में हर एक पर्सन का जो उसमें बिलीव कर रहा है उनके लिए राइट है। अब सरकार उस राइट को रोक रही है पब्लिक ऑर्डर के नाम पे। सरकार बोलते हैं कि अभी कंडीशंस आइडल नहीं है, अभी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, अभी बर्फ ज़्यादा पड़ गई है, तो इसलिए यात्रा नहीं होगी। तो ये आता है पब्लिक ऑर्डर के अंडर। वहीं सेम एज इट इज़ हेल्थ के केस में भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई तू ठीक हो जाएगा, तू भगवान को फॉलो करना शुरू कर दे। ये विचार अच्छा है, मोरली हम अगर बात करें तो मोरली ये विचार बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम 100 लोगों को कह दे कि आप दवाइयां खानी छोड़ो, आप बस भगवान का नाम लो, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। मोरली ये पॉसिबल है, ठीक है, कि विचार हम रखते हैं और एक थर्ड पावर, स्पिरिचुअल पावर में हम विश्वास रख रहे हैं। लेकिन जब हम हेल्थ सेक्टर पे जा रहे हैं और एक पब्लिक लेवल पर बात कर रहे हैं, तो उस केस में रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती है। ये कहा गया है, ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, और ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट, राइट टू रिलीजन को। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 26। ये जो आर्टिकल 26 है, बहुत इजी वे में समझना। पहले में कह दिया गया कि मुझे अपना कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट करने का अधिकार है, मैं किसी भी रिलीजन को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उसको धारण कर सकता हूँ। दूसरे में कहा गया टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब रिलीजियस अफेयर्स, देखो पहले वाले में मेरी बात की गई थी, मैं एज अ इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्सन के राइट की बात की जा रही है। लेकिन रिलीजियस अफेयर में क्या कहा गया? रिलीजियस अफेयर्स किसके हो सकते हैं? किसी संघ के हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिलीजियस अफेयर हो सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर हम बात करें निरंकारीज, निरंकारीज अपना रिलीजन को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से कर रहे हैं? वो इसी आर्टिकल के अंडर कर रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 26 है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी है। राधा स्वामीज हो गए, ये सभी क्या कर सकते हैं? अपने राइट को प्रमोट कर सकते हैं। इनका जो ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी राइट होता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, इसमें वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल है कि मुझे लगता है कि कोई नया रिलीजन बना देना चाहिए, तो उसका राइट मेरे पास इस आर्टिकल के अंडर आता है। मुझे लगता है कि जो विचारधारा मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे जो है वो काफ़ी जो है वो हम जो है वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक रिलीजन बनाया जा सकता है। समझ आ गया? हाँ जी सर। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो टैक्स है, रिलीजियस जितनी भी जो एक्टिविटीज होंगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। फैक्ट को ध्यान से समझना, कोई भी पर्सन को जो है वो फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, अगर आप कोई रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, मेंटेनेंस वहां पर लेकर आ रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सरकार को बोला, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को कहा कि सर आप भी किसी
पर्टिकुलर रिलीजन के लिए टैक्स खर्च नहीं करोगे, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को पैसा नहीं दोगे, अगर देना है तो सबको दो, अदरवाइज किसी को मत दो। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? पहले में कहा कि अगर आपको रिलीजियस एक्टिविटी है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक रैली निकाल रहे हैं रिलीजियस, ठीक है, उस केस में आपके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कहा कि मैं जो हूँ एक बहुत हाई लेवल पर जो है वो एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बना रहा हूँ, या ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मैं एक भंडारा करवा रहा हूँ। उस केस में अब क्या होगा, अगर सरकार को पता चलता है ये, और सरकार इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। जैसा कि अगर हम बात करें लंगर पे, लंगर के ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना, आप सामान खरीदने जा रहे हो, वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट दूसरा कंसेप्ट जो आता है वो आता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट, ये जो टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए नहीं देगी। अगर देना है तो सबको देगी पैसा, अदरवाइज किसी को नहीं देगी। ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 28, सॉरी। आर्टिकल 28 में ये कहा गया है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रक्शंस। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग मतलब एक तरह से इसको इन शॉर्ट समझेंगे हम भी बहुत इजीली वे में, अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना है बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसकी कोई इंस्ट्रक्शंस है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ से जो है वो रिलीज भी कर सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। जैसे अब हम इसको एक कंसेप्ट की फॉर्म में समझते हैं, ठीक है, बहुत इजी वे में समझेंगे हम इसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, कि ये जो आर्टिकल कह रहा है, यहाँ पे 3 तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। एक वो इंस्टीट्यूट जो स्टेट फंड कर रही है, मतलब जिनके लिए स्टेट पैसा दे रही है, ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट पैसा दे रही है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट हो गया, वो हो गया जिसमें स्टेट पैसा तो नहीं दे रही, लेकिन यहां पर सरकार उनके लिए कानून बना के दे रही है। और तीसरा हो गया इंडिपेंडेंट, जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, यहां पर वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, और ना तो वो सरकार ने फंड किया है, ना तो वो सरकार ने फंड किया, ना सरकार ने कोई कानून बनाया, ना सरकार का कोई इसमें शेयर है, तो वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। बस उसे जो याद रखना है, उसे जो ध्यान रखना है, ठीक है, यहां पे वो है आपका पब्लिक ऑर्डर। पहला पॉइंट जो उसको यहां पर याद रखना है वो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ये 3 बातों का उसको ध्यान रखना है। अगर ये 3 इफेक्ट नहीं होगी तो उसका जो राइट, तो ये जो राइट है उसको ये इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन पहले 2 केस में जहां पर स्टेट फंड है या स्टेट एडिड है, उस केस में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। वहां पर आपको सेकुलर जो है वो नेचर को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे, फिर आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। 9th और 10th क्लास में एक रामायण की बुक होती है ना हिंदी में, पढ़ी है आप लोगों ने ये? हाँ जी सर, 6th 7th में पढ़ी थी। 6, चलो 9th 10th को छोड़ो, 6 7th ही चल लगा देते हैं यहाँ पे। 6 7th में थी, महाभारत था। हाँ जी। हमने तो कहा धर्मनिरपेक्ष है और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं केयर करेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे रामायण और महाभारत क्यों पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे कुरान भी तो पढ़ाया जा सकती थी, क्योंकि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष है।
यहाँ पे कोई और बुक भी पढ़ाई जा सकती थी, यहाँ पे बाइबल भी पढ़ाई जा सकती थी। फिर यहाँ पे रामायण और महाभारत क्यों? हरलीन मैम, आपने पढ़ी है 6th 7th में रामायण महाभारत? हाँ जी सर। क्यों? लेकिन भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष है, और ये आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम रिलीजन वाला, जो ये आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या तो उसे सब रिलीजन्स को प्रमोट करना है या फिर किसी को नहीं करना। और हमने कहा कि हमें सबको प्रमोट करना है। लेकिन फिर रामायण और महाभारत क्यों बुक पढ़ाई जाती है हिंदी में? पता नहीं सर। क्योंकि वो नहीं। एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। अच्छा। वो हिंदी में है, वो हिंदी के सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है उसके साथ जुड़ी हुई है, अलग से नहीं है। वो हिंदी की टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है। समझ आ गया? हाँ जी सर। तो ये थे हमारे ठीक है सर। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 28 से लेकर 25 से लेकर 28 तक। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 29। जो आर्टिकल 29 है, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये राइट टू माइनॉरिटी है। अब इसमें आपको एक फैक्ट समझाता हूँ। आर्टिकल 29 और 30 जो है वो राइट टू माइनॉरिटीज़ है, कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो क्या क्या राइट्स जो है वो रह सकते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट यहाँ पर आपने समझना है वो ये समझना है कि 29 जो आर्टिकल कह रहा है वो कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट है यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। अब माइनॉरिटी में कौन आएगा? या तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी, भारत में दो तरह से माइनॉरिटीज होते हैं, या तो वो एक रिलीजियस होते हैं या फिर लिंग्विस्टिक होते हैं। रिलीजियस यानी कि जैसा कि सिख हो गया, पारसी हो गया, मुस्लिम्स हो गए, ये रिलीजियस। लिंग्विस्टिक संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या पारसी, जो लैंग्वेज के बिहाफ पर होते हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि जो आपका आर्टिकल 29 है ये माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यानी कि माइनॉरिटीज यहां पर क्या कर सकती हैं? अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटीज अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 29 के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ कि अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रोटेक्ट करना क्या सिर्फ माइनॉरिटीज का अधिकार है? नहीं सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि ये राइट जो है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए अवेलेबल है। अपने कल्चर आइडेंटिटी या फिर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी दोनों के लिए है। समझ आ गया आर्टिकल 29? जी सर। देन उसके बाद है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट टू माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी का राइट है टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर होगा यहाँ पे साथ में, मतलब अगर प्रॉपर फॉर्म में समझेंगे इसको। यहाँ पर ये कहा गया कि माइनॉरिटी का ये अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेशली ये लिंक मतलब लिखा गया है कि जो रिलीजियस है
और लिंग्विस्टिक है। सिर्फ इन्हीं को ये राइट है, मेजॉरिटी को नहीं। क्लियर? सर तो मेजॉरिटी के लिए इस बारे में राइट कोई नहीं है, तो फिर मतलब जो यूजुअल स्कूल्स जो इस्टेब्लिश होते हैं वो किसके अंडर होते हैं? राइट टू एजुकेशन। कैसे मतलब? अब कोई भी स्कूल है सर, जरूरी थोड़ी है कि वो माइनॉरिटीज नहीं सेटअप किया हो। हाँ, ये तो माइनॉरिटी का राइट है ना सिर्फ, बाकी सब तो अलग से चलता रहेगा। एजुकेशन भी तो प्रमोट करनी है। ओके, ठीक है सर। क्लियर? समझ आ गया? अब इसमें भी जो है वो तीन तरह का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। पहले बात तो एक ये याद रखना कि जो माइनॉरिटी टर्म है ये हमारे संविधान में डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी टर्म हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन डिफाइन नहीं कर रखा है कि कौन माइनॉरिटी में है। सिर्फ ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कह रखा है, लेकिन माइनॉरिटी टर्म डिफाइन नहीं है एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और एनीवेयर को नोवेयर भी लिखा होता है कई बार। ये समझ आ गया? अब जो माइनॉरिटी वाले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो तीन तरह के होते हैं। एक पहले जो इंडिपेंडेंट है, जिनकी अपनी मर्जी है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे सारा कुछ। ये इंडिपेंडेंट है स्टेट से बिल्कुल। दूसरे वो हो गए जिनको रिकॉग्निशन मिल रखी है, ये रिकॉग्नाइज्ड है। और तीसरे जो रिकॉग्नाइज्ड भी है प्लस साथ में उनको सरकार पैसा भी दे रही है। तो ये दो केस होगा, इन दो केस में सरकार इन्वॉल्व होगी। तो यहां पे जो हेड होगा हो सकता है उसको स्टेट अपॉइंट करे। लेकिन इंडिपेंडेंट के केस में बिल्कुल अलग चलेगा कंसेप्ट। लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये तीनों का फैक्टर यहां पर जुड़ेगा साथ में, कि अगर ये इफेक्ट हो रहा है तो सरकार यहां इंटरफेयर कर सकती है। ये समझ आ गया? देन उसके बाद है आर्टिकल 32। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स। यहां पे हम 5 रिट्स की बात करेंगे। और इसमें यह कहा गया है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, कोई कानून, कोई ऑर्डर, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर ये सब आ रहा है और हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो इफेक्ट हो रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पहला पॉइंट, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब यहां पे हाई कोर्ट जाना है 226 आर्टिकल के अंडर और सुप्रीम कोर्ट जाना है आर्टिकल 32 के अंडर। हाई कोर्ट मना कर सकता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपकी पिटीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, कि हमें अपने मौलिक अधिकारों को बचाना, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना भी एक फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, इसलिए कहा गया है कि हम डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ये समझ आ गया? और बी आर अम्बेडकर ने इसको सेलिएंट फीचर कहा है और हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक नोवल फीचर के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है आर्टिकल 32। अगर ये नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स का कोई वजूद ही नहीं है। इसके बिना फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। इवन ये तक कहा गया, अब मुझे बताओ कि आर्टिकल 32 जो है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी
स्पेशली नेशनल इमरजेंसी, वो क्या एनफोर्समेंट जो है वो उसकी सस्पेंड हो सकती है? हरलीन मैम बताओ जल्दी। सर हाँ या ना? रुडाली मैम आप बताओ देखिए क्या पूछा आपने? कि जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस केस में क्या हमारा ये आर्टिकल 32 भी चला जाता है? सर नो सर, नहीं जाता है। ओके, हरलीन मैम। सर पता नहीं, आई मीन हमने 2021 का पढ़ा है, 19 का पढ़ा है। हमने एक उस टाइम लाइन जब पढ़ी थी कि 2021 के बाद जितने भी आर्टिकल है उनकी एनफोर्समेंट रुकती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये पढ़ा है ना? तो आर्टिकल 32 भी यस, तो वहीं आ गया। ठीक है। तो आर्टिकल 32 की सस्पेंशन भी रुकेगी और इसके लिए 359 आर्टिकल को फॉलो करेंगे। क्या कहते हैं आर्टिकल 359, जल्दी बताओ। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास होगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा, फिर ही इनकी एनफोर्समेंट रुकेगी। राइट्स चले नहीं जाएंगे लेकिन एनफोर्समेंट रुक जाएगी। हम्म। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट, अब मैं आपसे एक फैक्ट पूछता हूं जो मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इधर लिख देते हैं और हाई कोर्ट इधर लिख देते हैं। अब मुझे बताओ कि इसमें से वाइडर पावर किसके किसके पास होती है रिट रिलीज करने की, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास? सर बेसिकली रिट हुए क्या? रिट हुए, जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोई राइट इफेक्ट हुआ, हम्म। फंडामेंटल राइट, तो उस केस में हम जो है वो अपील करते हैं, एक पिटीशन फाइल करते हैं। तो पिटीशन फाइल करने के लिए हमारे पास पांच तरह की जो है वो, एक तरह से हमारे पास पांच हथियार है। हम इनको फॉलो करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में जो है वो फाइल कर सकते हैं कि सर हमारा ये राइट इफेक्ट हुआ है, हमें प्रोटेक्ट कीजिए, हमें जो है वो न्याय दिलवाइए। ठीक है। तो अब तो बताओ कि ये जो रिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, ये हाई कोर्ट के पास ज़्यादा होगी या सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा होगी? इसमें से किसकी पावर जो है वो ज़्यादा वाइडर होगी? तो सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, आपको क्या लगता है हरलीन मैम? सर सुप्रीम कोर्ट ही होगा, इसीलिए तो मैंने पर कहा मैं श्योरिटी से नहीं कह देखो, सकती। अब कंसेप्ट समझो। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है ओनली इन केस अगर फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं। बट हमारे ठीक है। संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बाद और भी तो राइट्स है, लीगल राइट है। तो रिट किसी भी चीज के लिए इशू किया जा सकता है? यस। अच्छा, तो फिर तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर हुई। बिल्कुल, हाई कोर्ट के पास जो है वो ज़्यादा पावर होती है रिट्स की, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट नहीं इशू करेगा, वो रिट इशू कर सकता है किसी और राइट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल एक राइट टू प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करने आ जाता है, सरकार बोलती है कि ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ठीक है, सरकार बोलती है कि आपको ये प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो रास्ता जुडिशरी है। फिर मैं जुडिशरी में जाऊँगा, वहाँ मैं क्या करूँगा? मैं पिटीशन फाइल कर दूंगा। तो वो जो पिटीशन फाइल होगी वो इन्हीं रिट्स के अंडर होगी। अब मान लीजिए मुझे किसी पर्सन ए को डिटेन कर लिया गया, ये पर्सन ए था, इसको पुलिस ने उठा लिया, पर्सन ए को पुलिस ने उठा लिया। अब उठा लिया, अब उस केस में उसके पास एक रिट आती है ना कि वो भाई उसको पता तो चले क्यों उठाया। तो वो केस यहां पर अप्लाई होगा, वो जो पता चलने वाली जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रिट, कि भाई आप ये फाइल करो, सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर लेकर आओ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या जो है वो यहां पर आपको जो है फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर? ये समझ आ गया?
ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ? हाँ जी। सर कल वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पड़ा था, हाँ, उसमें सर जैसे हमें पता नहीं होता कि हमें क्यों, मतलब रीजन नहीं बता, तो उसमें भी रिट वो होता है? वो वही तो एक्सेप्शन है उसकी। वहां पे यही ओके, तो कहा गया है कि अगर आपको प्रिवेंटिव केस में उठाया जा रहा है तो आप रिट फाइल नहीं कर तो सकते? आप रिट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है सर। अगर रिट फाइल कर दी तो जुडिशरी को नहीं पता चल जाएगा कि यार ये 24 घंटे में मेरे पास तो लेकर आए थे और इन्होंने उठा के रखा है। यस सर। ठीक है सर। क्लियर? हाँ जी सर। तो पहला तो याद रखना कि हाई कोर्ट की जो रिट जुडिक्शन की पावर है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। पहला पॉइंट। दूसरा हमें याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट किसी से भी कर सकता है। ठीक है। थर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू कर रहा है वो पूरी टेरिटरी में लग सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा, हाई कोर्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, यही है सिर्फ। तो हाई कोर्ट सिर्फ स्टेट के लिए होगा, मतलब स्टेट के लिए इशू कर सकता है, मतलब अदर स्टेट के लिए नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी के लिए भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना ये हमारा फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल है कि राइट टू प्रॉपर्टी, अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आप मुझे बताओ कि क्या मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? नहीं सर। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक तरह से क्या है, मेरा फंडामेंटल राइट अब नहीं है। हाँ जी लेकिन सर। मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ। यस कैसे? सर। क्योंकि हाई कोर्ट ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कंसेप्ट समझो, इट डिपेंड ऑन हाई कोर्ट की वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। अब राइट टू प्रॉपर्टी में मेरे को ये कहा गया, सरकार ने ये कहा कि सर आपकी प्रॉपर्टी इसलिए ली जा रही है क्योंकि हम वहाँ पर जो है वो एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। लेकिन आई वॉज नॉट इन फेवर, मैं उस फेवर में नहीं हूँ। मैंने कहा कि मुझे तो मॉल बनाना था, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बन सकता। तो मैं कहाँ चला गया? हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट के पास ये, अब हाई कोर्ट क्या लगता है, पब्लिक हेल्थ को देखेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोलेगा कि नहीं, आपकी प्रॉपर्टी एक अच्छे पॉइंट पर है और यहाँ अगर हॉस्पिटल बनता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू मॉल। तो उस केस में सरकार क्या बोलेगा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। देन मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ हाई कोर्ट का डिसीजन चैलेंज करने के लिए। इसको और सर अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, कैसे जैसे केस? कि अभी केस चला हुआ है ये नेर चौक वाला, बताओ एक बार फिर से। मंडी में सर, जो नेर चौक मेडिकल वो है हॉस्पिटल, हाँ जी। वो किसी पर्सन के नेम पे है ना, वो सोचा गया था कि वो सिटीजन नहीं था इंडिया का। हाँ हाँ। सोचा था कि पाकिस्तान चला गया था और वो था इंडियन सिटीजन ही। अब वो प्रूव हो गया है, तो कॉम्पेंसेशन देगी उसको गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल। ओके। गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देगी। या फिर देखो, फाइनल में आपको एक बात समझाता हूँ कि जुडिशरी का काम क्या है। जुडिशरी का काम है इंटरप्रेटेट करना, इंटरप्रिटेशन का। वो तब तक साइड बैठ के सब कुछ देखता रहेगा जब तक फंडामेंटल राइट इफेक्ट नहीं हो रहे। वो एक्टिव भी तब होगा जब फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होंगे, और वहां भी वो कंसेप्ट बोलेगा शैडो का। वो उस अच्छा। पर्सन से पूछेंगे, अगर हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ रहे हैं इसको सिर्फ, हो सकता है वो पर्सन को बोले कि देख भाई, तेरी प्रॉपर्टी तेरी रहेगी, तेरे नाम रहेगी, हॉस्पिटल रहने देगा। ओके, इट्स बिकॉज इट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब वो फिर, अब इतने सालों से वो हॉस्पिटल भी तो एग्जिस्ट कर रहा ठीक है। है। फिर अगर सरकार को लगता है कि नहीं यार, इसकी प्रॉपर्टी है भाई और इसके पास तो यही है, वो अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे देता है, इवन लाइक प्रूफ भी हो चुका है अगर, फिर सरकार हाँ जी बोलती है सर। कि यार ठीक है, हम हॉस्पिटल दूसरी जगह पे बना लेंगे, तू लड़ मत, ज़्यादा तंग मत कर। अगर ऐसा करना चाहती है सरकार तो ऐसा भी कर सकती है। लेकिन अब अगर उस पर्सन को बोलते हैं कि सर ठीक है, हॉस्पिटल ले तो है, बिकॉज सर डिमांड इज वेरी बिग, 1000 करोड़ डिमांड है। उस पर्सन की, हाँ जी सर। बहुत ज़्यादा है फिर तो। और मतलब वो पूरा एरिया, इतना बड़ा एरिया भी एक जगह पे नहीं है हिमाचल में देने के लिए।
तो अब उन्होंने बोला द गवर्नमेंट इज इन प्रोसेस फॉर गिविंग कॉम्पेंसेशन टू द पर्सन, हम्म। मतलब मतलब लैंड कॉम्पेंसेशन। हाँ तो जमीन के बदले जमीन दे देंगे उसको, किसी जंगल में जमीन ले ले भाई, खुश हम्म। रह। ऐसा हो सकता है। ओके सर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रीट्स के बारे में कि कौन कौन सी रीट्स है। तो सबसे पहली आती है हेबियस कॉर्पस। कुछ भी नहीं, देखो सबसे पहला तो आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम अपना एक्स्ट्रा माइंड चलाएंगे तो ये पेपर में गलत हो जाती है। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का। हमें पीएचडी करनी ही नहीं है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या हो गया? टू हैव द बॉडी ऑफ। पहले तो ये याद रखना, इसको याद करना है। अब ये इशू कब की जाती है? ये इशू की जाती है डिटेंशन के केस में। अब मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसको पुलिस उठाकर लेकर चली गई, ठीक है। ये दोनों केस में हो रहा है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों। अब हम दोनों को साथ में समझेंगे। तो प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। पहले तो यही समझ लो, प्रिवेंटिव के केस में हैबियस कॉर्पस नहीं होगा, तो यहां पे तो रिट आप फाइल कर ही नहीं सकते। लेकिन प्यूनिटिव केस में सरकार ने क्या किया कि एक ऑर्डर दिखाया। ये कोई पर्सन ए था, इसको बोला कि सर देखो ये रहा आपका ऑर्डर अरेस्ट का, और आप अब अरेस्ट हो जाते हो। अरेस्ट करने के बाद उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। अब उसके फैमिली मेंबर्स क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? वो रिट फाइल कर सकते हैं। वो ये हेबियस कॉर्पस रिट फाइल करेंगे और कहेंगे कि सर आप जो हो वो केस को देखो। मतलब एक तरह से ये विक्टिम के पास, ये सॉरी एक्यूज के पास, या एक्यूज नहीं डिक्लेयर किया गया उसके पास ये राइट जाएगा कि वो अपना केस को भी स्ट्रांगली जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट एक और आता है कि 24 घंटे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना किसी भी डिटेन्ड पर्सन को, ये इस रिट में कहा गया है। आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो, अगर वो प्यूनिटिव है, आप एक ऑर्डर लेकर, ऑर्डर निकालकर, अरेस्ट वारंट निकालकर जो है वो उसको लेकर जा रहे हो, तो उस केस में आपके पास 24 घंटे, और 24 घंटे में आपको जो है वो क्या करना है, उसको कोर्ट के सामने जो है वो रखना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब ये मेन है। अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो और उसको कोर्ट में लेकर पेश कर रहे हो, तो ये बेसिक राइट है, बेसिक जो है वो ये फैक्टर है, बेसिक प्रिंसिपल है जो अप्लाई होना चाहिए। अब ये जो अथॉरिटी है, मतलब लाइक जो हेबियस कॉर्पस है, वो कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है उसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है? तो याद रखना, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। अब यहां कंसेप्ट आता है प्राइवेट का। अब जैसे मान लीजिए, अब हम ये वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे कि एफआईआर हुई, ठीक है, उसका रजिस्टर किया, हमने उठा लिया। पब्लिक के केस में तो समझते हैं कि पुलिस के केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन प्राइवेट के केस में कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि किसी ने मुझे गलत बोला, अब उस केस में मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं तुझे ना कोर्ट में देख लूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट। वो इस हेबियस कॉर्पस के दम पे कह रहा है। वो जाएगा कोर्ट से, ये रिट लेकर आएगा और उस पर्सन को बोलेगा चल भाई अब कोर्ट में केस लड़ते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। देन उसके बाद दूसरी आती है मैंडमस। ये एक के बाद एक कॉम्प्लिकेट होगा थोड़ा थोड़ा, तो आराम से धीरे धीरे समझना इसको। मैंडेमस का मतलब हो गया वी कमांड। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट नहीं बताया इसमें हेबियस कॉर्पस में कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ये किसके लिए इंट्रोड्यूस होगी, लेकिन किसके लिए नहीं इंट्रोड्यूस होगी वो मैं एक साथ बताऊंगा। मैंडेमस के साथ कवर करेंगे उसको। मैंडेमस का मतलब हो गया वी कमांड।
हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये कमांड दे रहा है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये कमांड दे रहा है कि लोअर कोर्ट जो ऑर्डर या फिर जो आप ड्यूटी ये जो फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज है आप उसको नहीं परफॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में जो है वो अब हम क्या करते हैं, हम लेकर आ जाते हैं रिट कहाँ से, हाई कोर्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कि लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आपका ये कोर्ट जो हम जो आपका ये केस है इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते भाई, उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, वहां से रिट लेकर आऊंगा, और मैं वहां से रिट लेकर आया और फिर वो रिट मैंने लोअर कोर्ट के पास दी कि अब आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। लेकिन ये प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं होगा, जो प्राइवेट बॉडीज है उनके अगेंस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट हो, पब्लिक बॉडीज के लिए होगा। ये समझ आ गया ना? अब सर ये पब्लिक प्राइवेट एक बार फिर बता दो। पब्लिक कौन सी होगी? ये मतलब हमारे पुलिस, जितनी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, पुलिस। ट्रिब्यूनल्स, जो सरकारी हैं। ठीक है। प्राइवेट, प्राइवेट बॉडीज, सिंपल, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओ कोई प्राइवेट हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया प्राइवेट, इंडिविजुअल भी हो सकता है। पहले केस में हम इंडिविजुअल को भी लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये फैक्ट समझना साथ में कि जो हेबियस कॉर्पस है, यहाँ पे तो हमें पब्लिक प्राइवेट का पता चल गया, अभी क्लियर हो गया ना। अब हेबियस कॉर्पस है, ये रिट किसके अगेंस्ट नहीं हो सकती? अगर डिटेंशन लॉफुल है, अगर डिटेन जो पर्सन, जिस पर्सन को डिटेन किया गया वो एक लॉ को फॉलो करते हुए किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक अलग से पूरा चैप्टर है, इसको भी समझेंगे क्योंकि अभी एक न्यूज़ में रहता है काफ़ी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब वो है कि हम कोर्ट की जो पवित्रता है उसका जो है वो निरादर कर रहे हैं, हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया या कोई कोर्ट का डिसीजन आया या हमने कोर्ट का मजाक उड़ा दिया, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इंक्लूड होता है। तो इस केस में भी ये रिट अप्लाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मेरी बेइज्जती कर रहे हो और मुझे से न्याय मांगने आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि चल रिट नहीं अप्लाई होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिर अब हमें यह भी पता है कि रिट जो है वो हाई कोर्ट में अप्लाई होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई पर्सन, ठीक है, उसने क्राइम किया, वो पकड़ा गया और वो है पंजाब एंड हरियाणा का कोई एक पर्सन, लेकिन केस जुड़ता है हिमाचल के साथ, तो रिट कौन इशू करेगा? पर्सन कहीं से भी है, ठीक है, लेकिन क्राइम और जो केस जुड़ता है वो जुड़ता है हिमाचल के साथ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के साथ। तो उस केस में कौन से कोर्ट में डिसीजन चलेगा? पंजाब वाले कोर्ट का चलेगा या हरियाणा हिमाचल वाले कोर्ट का चलेगा? हिमाचल। हिमाचल। अगर अगर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, हाई कोर्ट का वो एरिया है, तो उसी एरिया में वो कानून लगेगा, उसी एरिया में वो रिट लगेगी, हाई कोर्ट से बाहर नहीं होगा। लेकिन अगर क्राइम कहाँ हो रहा है, बेशक चाहे वो पर्सन कहीं का भी हो, अगर वो अलग स्टेट में हो रहा है तो वो डिफर हो जाएगा, वो उसकी जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। तो अगर हाई कोर्ट है, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट अगर हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी है, हाई कोर्ट उसी के अंडर जो है वो सारा का सारा आएगा, मतलब रिट जो है वो हिमाचल के जितने भी जो एरिया है उसके अंडर ही अप्लाई होगी।
जो हिमाचल के हाई कोर्ट की है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट की ऑल ओवर इंडिया। दोनों समझ आ गया। अब थर्ड कंसेप्ट, अब मैंडमस और हेबियस कॉर्पस ये दोनों तो नॉर्मल है। थर्ड जो आती है वो आती है प्रोहिबिशन। मैंडमस में हमने क्या पढ़ा था? वी कमांड कि भाई, याद रहा। नहीं नहीं सर, अरे अगर हाई कोर्ट। हाँ जी बताओ मैम आप। नहीं, आप बताओ। दोनों बताओ। अगर कोई भी केस लोअर कोर्ट के पास है और वो लोअर कोर्ट रजिस्टर करने से अग्री नहीं करती है, तो इन केस ऑफ मतलब वो कोई भी पर्सन रिट फाइल करके हाई कोर्ट से ऑर्डर ला सकता है और लोअर कोर्ट को उसको एक्सेप्ट करने के लिए कह सकता है। ओके, ये तो था मैंडमस में, जब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि भाई करो। प्रोहिबिशन का मतलब हो गया हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकता है। यहां पे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट प्लस ट्रिब्यूनल्स, इनको करने से मना करता है। इनको बोलता है कि आपको रुकना है भाई, आपको नहीं एक्सीड करनी अपनी पावर्स, जितनी आपकी ज्यूरिडिक्शन है उतने में ही रहो, उससे बाहर मत निकलो। अब इस चीज को समझाता हूं। देखो, मान लीजिए ये है लोअर कोर्ट, ठीक है, और ये साइड में आ गया यहाँ पे हाई कोर्ट, और ये कोई एक पर्सन ए हो गया, ये कोई पर्सन बी हो गया। अब पर्सन बी गया और पर्सन ए चाहता है कि मेरा कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हो। पर्सन ए बोलता है कि लोअर कोर्ट में मेरा केस रजिस्टर्ड हो। मैं माइक ऑफ करना। पर्सन ए कहता है कि मेरा केस जो है वो लोअर कोर्ट में रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन दोनों का सिमिलर केस है, मतलब एक एक अपोजिशन पार्टी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिशन पार्टी है, लेकिन हाई कोर्ट ये जो आपका बी है ये नहीं चाहता। अब दोनों के पास पावर है कि दोनों के पास ये राइट है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट ए कहाँ गया? ए ने बोला मैंडमस लेकर ए चला गया मैंडमस के साथ हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है भाई लोअर कोर्ट आप जो हो केस देखो। लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ये आपको मैं। बी ने क्या किया? बी ने बोला मैं तो चाहता नहीं था कि मेरा केस लोअर कोर्ट में जाए, तो बी कहाँ चला गया? हाई कोर्ट में प्रोविजन लेकर। उसने कहा कि मुझे नहीं करवाना वहां पे, टू प्रोविड, आप जो ये ऑर्डर दिया है इसको रोको। तो जब रोकता है तो वो प्रोविजन के अंडर आता है, जब अलाउ करता है तो वो मैंडमस के अंडर आता है। ठीक है, समझ आया? हाँ जी, हाँ अब जी ये सर। अरे अप्लाई एक बार फिर होगा। से रिपीट कर दो। एक मिनट, एक मिनट रुको। ये अप्लाई मैं होगा क्लास सिर्फ, में। हाँ जी हाँ जी, ये अप्लाई होगा सिर्फ जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल बॉडीज के केस में, बाकी और किसी केस में नहीं। ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो आपके क्वेसी जुडिशियल बॉडी होते हैं। अब देखो एक बार और इसको कंसेप्ट को समझते हैं कि ये हो गया हमारा लोअर कोर्ट, ये हो गया हमारा हाई कोर्ट, और ये कोई दो पर्सन है अपोजिशन वाले, मतलब अपोजिशन इन द सेंस कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। तो पहले ए पर्सन ने क्या किया? वो गया कोर्ट में, सुप्रीम आपका लोअर कोर्ट में, और उसने अपना केस फाइल करने की कोशिश की। तो लोअर कोर्ट ने कहा कि मैं आपका केस फाइल नहीं कर सकता, सॉरी। फिर ए पर्सन को पता था कि मेरे पास एक मैंडमस की रिट है, और उस रिट को लेकर जो है वो मैं कहाँ जा सकता हूँ? हाई कोर्ट पे जा सकता हूँ। मतलब हाई कोर्ट के पास मैं ये जाऊँगा, उनको बोलूँगा कि सर आप मैंडमस की रिट इशू करो। किसको? लोअर कोर्ट को, यानी कि लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर दो कि वो मेरे केस को रजिस्टर करे, मेरे केस की सुनवाई करे। ये हो गया मैंडमस का केस।
कि जब हाई कोर्ट क्या कर रहा है, लोअर कोर्ट को अलाउ कर रहा है किसी भी केस को रजिस्टर करने के लिए, मतलब जुडिक्शन देने के लिए, केस को फाइल करने के लिए। ये कंप्लीट, ये समझ आ गया? ये क्लियर हुआ? जी सर, अब जी जी सर। सर। ये जो पर्सन बी है, ये नहीं चाहता था कि मेरा जो केस है वो लोअर कोर्ट में जाए। ये भी चला गया सुप्रीम कोर्ट में, ये भी चला गया हाई कोर्ट में, और इसने कहा कि सर मेरे पास भी प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन वाली पावर है, मतलब मेरे पास भी प्रोहिबिशन वाली रिट है, आप ये वाली रिट इशू करो। तो हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ ये रिट इशू करनी चाहिए, और बी का कंसेप्ट भी सही है, तो वो ये रिट इशू करेगा और लोअर कोर्ट को बोलेगा कि आप जो है वो केस को रजिस्टर मत करो। अब ऐसा क्यों? तो फिर केस कहाँ जाएगा? फिर ए ने फिर बोला कि सर तो मैं कहाँ जाऊंगा। फिर वो बी का फैक्ट कंसेप्ट सुनेंगे। बी कहता है कि मेरा जो केस है वो लोअर कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में होना चाहिए। तो यहां से बी क्या करेगा, केस कहां पे रजिस्टर कर देगा? हाई कोर्ट में। फिर अब यहां पे क्या जस्टिस हुई ए के साथ? क्योंकि ए ने तो ये कहा था कि मेरा केस तो लोअर कोर्ट में होना चाहिए, तो क्या ए के साथ जस्टिस हुई? सर कोर्ट तो मिला ना, मतलब। लोअर कोर्ट की जगह हाई कोर्ट मिल गया, हाँ सर। तो जस्टिस तो हो गई एक तरह से। मतलब भाई तेरा केस अब लोअर कोर्ट छोड़, हाई कोर्ट में सीधा लड़ेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। अब यहां पे आता है तीसरा कंसेप्ट। तो ये क्या हो गया? केस हो गया ट्रांसफर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में। ठीक है और सर। इसको बोलते हैं थिशोरी, जो नेक्स्ट रीट है। अच्छा। ओके। ये कहते हैं इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब हो गया टू बी सर्टिफाइड। और इसका मतलब हो गया कि ट्रांसफर फ्रॉम कोर्ट, यहां से अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा है या किसी केस को ट्रांसफर करना है तो वो हो गया इस तरह से ट्रांसफर। क्लियर? सर आपने एक ही केस से दोनों रेट समझा दिए हैं। मेरे को भी नहीं पता कैसे हुआ ये। क्यू वेरेंटो। क्यू वेरेंटो का मतलब हो गया भाई किस, क्या पावर है तुम्हारे पास, बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी। अब ये अप्लाई होता है एक केस में, पब्लिक ऑफिस। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, किस प्रूफ से तुम इस पब्लिक अथॉरिटी पे बैठे हो? क्या तुमने ये पोस्ट लीगली तो नहीं ली, इलीगली तो नहीं ली? आई थिंक सबको समझ आ गया, आप दोनों को समझ आ गया होगा ये किसका कंसेप्ट हो रहा है। अभी आईएएस की बात हुई है ना, एक न्यूज में चले है ना, हाँ जी, हाँ हाँ जी जी सर, सर। तो समझ फेमस गए। केस अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और उसके बाद बहुत स्ट्रिक्टनेस भी होने वाली है। तो क्लियरली है कि वाई व्हाट अथॉरिटी, भाई किस अथॉरिटी से आप यहाँ पर बैठे हो, प्रूफ इट। तो वो ये केस अप्लाई होता है क्यू वारंटो का। ठीक है सर। ये थी 5 रीड्स। अब 3 छोटे छोटे आर्टिकल्स बचे हैं, उनको कवर करते हैं। वैसे वो मैं एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जो हमारे आर्मी वाले लोग हैं, हमारे जो पुलिस वाले लोग हैं, और इनका जो स्टाफ है, इनके लिए जो फंडामेंटल राइट्स है, उनकी जो एप्लीकेशंस है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। मान लीजिए कोई, इनके पास ये अधिकार नहीं होता कि वो एसोसिएशन बना सकते हैं। आर्मी में कोई ऑर्गेनाइज एसोसिएशन बनती है? नहीं सर। कोर्ट नो मार्शल सर। होते हैं सीधा, अगर कोई विद्रोह करता है तो इनके पास ये राइट नहीं होते। अगर कोई ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग फीचर्स, मतलब फ्री, हमारे पास तो ये राइट है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन आर्मी वाले ऐसा नहीं कर सकते।
तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये आर्मी वाले लोग, पुलिस वाले लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इनके लिए इनकी एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है, वो है बट लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। भाई उनको जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनकी जो फोर्स के, उनके जो कमांड के, उसको फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 लिंक करता है 7 खून माफ के साथ। मार्शल लॉ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो उस केस में क्या सेंटर स्टेट रिलेशंस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या सेंटर स्टेट रिलेशन इफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? हरलीन मैम, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। हाँ जी सर। बताओ फिर। सर नहीं होते, सेंट्रेशन इफेक्ट नहीं होते। नहीं होते क्योंकि मार्शल लॉ का, अच्छा ठीक है। अब दूसरा फैक्ट, मार्शल लॉ का मतलब क्या हो गया कि मिलिट्री जो है वो एक्टिव हो गई। कि अब जो है वो सिविल के बस की बात नहीं है मैनेज करना। सिचुएशन इतनी टफ हो गई कि मिलिट्री बुलानी पड़ रही है। मिलिट्री जब बुला ली तो एक धारा लगती है जिसका नाम है 144। अभी तो ये चेंज हो जाएगी क्योंकि सीआरपीसी चेंज हो गया, आईपीसी चेंज हो गया, ठीक है। अब एक फैक्ट यहां पर जो समझना है हमें वो याद रखना कि ये जो मार्शल लॉ का कंसेप्ट है ये कहां से लिया है। आपको क्या लगता है कि ये यूएसए से आया है या फिर ये इंग्लिश से आया है? इंग्लिश यानी कि पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। सर इंग्लिश से लिए है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि इंग्लिश से लगता है? क्या कहानी बनाना चाहोगे आप इसके पीछे? क्योंकि अगर हम इसको कहानी बनाकर समझेंगे तो शायद आई थिंक याद रहेगा। वो ब्रिटिश बार बार भारत में कॉलोनियल रूल के टाइम पे मिलिट्री बुला लेते थे ना। कोई विद्रोह हुआ, हाँ मिलिट्री। जी सर। कोई हाँ विद्रोह जी, हुआ, हाँ जी सर। मिलिट्री को लगा दो। तो बस वो याद रखना कि ये वहीं से आया, मिलिट्री वाला, कि वो तंग करते थे मिलिट्री के नाम पे। अब यहाँ पे याद रखना, ठीक है, जब मार्शल लॉ लगेगा ना तो उस केस में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो सारी की सारी कौन देखेगा? वो मिलिट्री देखेगी। सारा डिसीजन सब कुछ मिलिट्री के पास होगा। और इस केस में आपके पास जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं रहते। तो इसको डिफरेंस फॉर्म में हम समझते हैं। मिलिट्री को हम जो है वो किसके साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं? मिलिट्री रूल को हम नेशनल इमरजेंसी के साथ पढ़ते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। मिलिट्री रूल में फंडामेंटल राइट इफेक्ट होंगे? हाँ जी सर। नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होंगे? यस नो, सर। नो किसने बोला? मैंने। नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होंगे? होंगे सर। और हाँ जी सर। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस मिलिट्री रूल में इफेक्ट होगा? नहीं। यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के केस में होगा? यस। यस सर। अब अगर यस है तो मुझे बताओ कि ये फेडरल फीचर है या यूनिटरी फीचर है? यूनिटरी। क्यों? सर क्योंकि सब कुछ सेंटर से आ रहा है। ओके, अच्छा। देन उसके बाद थर्ड थर्ड पॉइंट, जब ब्रेक डाउन होता है लॉ एंड ऑर्डर का, मतलब ये जो मिलिट्री रूल है वो कब इंप्लीमेंट हो रहा है? जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। उन्होंने कहा कि यार इतने दंगे हो रहे हैं कि अब हमें आर्मी बुलानी ही पड़ेगी, आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन यहां पर हमने क्या किया कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म्ड रिबेलियन। या फिर आर्म रेबेलियन, ये केसेस है यहां पर जो अप्लाई हो रहे हैं। मिलिट्री रूल जो है वो किसी एक स्पेसिफाइड एरिया पर लगता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी स्पेसिफाइड एरिया पर भी लग सकता है और पूरे टेरिटरी में भी लग कंट्री। सकता है।
मिलिट्री रूल के रिगार्डिंग संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, नो प्रोविजंस। कैसे होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं बता रखा, बस मिलिट्री रूल। लेकिन जो आपका नेशनल इमरजेंसी है, इसके जो है वो पूरे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पूरा मेंशन कर रखा है सारा का सारा, कि किस तरह से इमरजेंसी लगेगी, किस तरह से इमरजेंसी रिवोक की जा सकती है। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ जी। अब इसके बाद आता है एक आर्टिकल। सर, हाँ जी। ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो है तो वॉर, वॉर ही ना सर। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन, अच्छा लोकल इंटरनल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है सर। आप खुद ही क्वेश्चन पूछते हो, खुद हाँ मैंने बोला और मुझे खुद ही समझ आ गया कि खुद मैंने ही क्यों समझ आ बोला। गया, यही यही तो। ठीक है, डाउट ही नहीं रहने देंगे कोई खान सर की लैंग्वेज में। ठीक है, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 ये कहता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको अगर आपको लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उस केस में आपको कानून बनाना पड़ेगा। अब पहला कंसेप्ट यहां पर ये समझना कि ये जो कानून बनाएगा वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। क्यों? सर फिर से बोलो क्या स्टेट कानून गवर्नमेंट बनाने। ये कानून यहां पे नहीं बना सकती। क्यों? रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सर पूरी कंट्री में एक जैसे लॉज एक हर किसी के लिए होने हैं ना। ओके, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक राइट्स हैं और वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, तो इसलिए स्टेट कानून नहीं बना सकती। पर ऐसा भी तो हो हाँ सकता है कि जी, स्टेट अपनी टेरिटरी के लिए बना ले सिर्फ। तो फिर वो फंडामेंटल थोड़ी हुए। फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल राइट तो सारी कंट्री में सब सिटीजन्स के लिए हुए ना, यूनिफॉर्म मतलब। हाँ, नहीं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है, एक तरह से कंसेप्ट अगर हम इसको समझे तो सबसे पहला तो यही आता है कि फंडामेंटल राइट्स किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, हाँ जी। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का राइट किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पार्लियामेंट। ही वो उसके लिए कानून बना सकती है। बट लेकिन अगर मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट है, जैसा फॉर एग्जांपल एक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है? सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि वो अनटचेबिलिटी ना होने दे, और सेंटर की भी बनती है। तो उस केस में कानून क्या स्टेट भी बना सकता है? सर स्टेट कैसे बना सकता है? स्टेट अपने स्टेट के लिए कोई एक्ट बना लेगा। हाँ, तो वो एक्ट बनाने का मतलब क्या होगा? कानून बनाना। अच्छा, मतलब जो स्टेट वाले एक्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं। वो नहीं लिखते कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों लिखे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ। अब इसके राइट। रिगार्डिंग कंसेप्ट समझो कि कुछ एक फंडामेंटल राइट्स को, सीधा कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर, कुछ एक फंडामेंटल राइट्स को अगर इन्फोर्स करना है, ठीक है, मतलब उन्हें लागू करना है, तो उस केस में पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं। ऐसा क्यों? हम एग्जांपल समझते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक इशू है। अब सपोज दैट कि स्टेट में, ये किसी स्टेट में अनटचेबिलिटी जो है वो हो सकता है दूसरे स्टेट में वो मेजोरिटी में हो, तो वहां पे नहीं है। तो इससे एक जो है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, और ये इशू भी बहुत बड़ा है अनटचेबिलिटी का। तो सेंटर ने कहा कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ही बना देता हूं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जो नेशन वाइड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके रिगार्डिंग कानून सेंटर ही बनाता है। और इसको बोलते हैं रेसिडुअल पावर्स सेंटर की, कि अगर कोई टॉपिक पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है तो उस पर कानून सेंटर ही बनाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया?
जी सर।